से तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एसआई सिस्टम की। सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू होता है डी क्यू बाय डी टी, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड, ठीक है। 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता हो तो इसको हम कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए रहेगा और जब पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर्स होंगे सारे, एम्पियर्स, है ना, एम्पियर। ये तो एम्पियर की करंट की बेसिक बात हो गई। अब हमको देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट जब किसी वायर में फ्लो होता है तो एक्चुअल में होता क्या है। जब करंट फ्लो होगा तो एक्चुअल में क्या होता है जब करंट फ्लो होता है। हमको उसकी डिटेल देखना है आज। तो देखो, जब कोई मेटेलिक वायर होगा, हम मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करते हैं। कंडक्टर अलग अलग टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो मेटेलिक कंडक्टर की हम स्पेशली यहाँ बात करेंगे। मेटेलिक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब किसी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग विष्णु, तनय। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ इस तरह के, जो वन एटम टू अनदर एटम इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। इतने फ्री नहीं होते हैं कि वो एटम की सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाए, वो उसके अंदर मूव करते हैं, ठीक है। अब उनका मूवमेंट कैसा होता है जब करंट फ्लो नहीं होता हो। सपोज एक कंडक्टर है, मान लो, या एक वायर है मेटल का, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, है ना। मेटल जानते हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोशन किस टाइप की होती है। तो पहले हम उस केस में देखें जब कोई करंट नहीं है, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट दैट टाइम। क्या होता है उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में नहीं होते हैं। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, तब भी वो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। वो रैंडम मोशन कैसी, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स करते हैं। एक फ्री स्पेस में गैस के मॉलिक्यूल्स जिस तरह से रैंडम मोशन करते हैं ना किसी भी डायरेक्शन में, इस तरह से वो स्ट्रेट पाथ जिसको फ्री पाथ बोलते हैं, तो स्ट्रेट पाथ पे मोशन करते हुए किसी दूसरे आयन से टकराएंगे उसके अंदर, और टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन दे ट्रेवल ऑन स्ट्रेट पाथ, है ना। और एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि हर बार अलग अलग टाइम लगेगा। कभी ज़्यादा देर चलने के बाद टकराया, कभी थोड़ी सी देर चल के टकरा गया, तो अलग अलग टाइम में वो टकराता जाएगा। इस तरह से सक्सेसिव कोलिजन होते जाएंगे। जैसे एक यहाँ से गया, यहाँ टकराया, फिर इधर आया, यहाँ से टकरा गया, फिर यहाँ गया, फिर कभी इधर गया, फिर इधर गया, तो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चलेगा वो जब करंट फ्लो नहीं होता है तब। तो इस तरह के सक्सेसिव कोलिजन्स होंगे और ये चलता रहेगा। अब यहाँ एक कंफ्यूजन ये होता है कि एक मेटल जो टाइटली पैक्ड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इतना गैस के मॉलिक्यूल की तरह कैसे चल पा रहा है। बिल्कुल फ्री स्पेस, है ना। कोई मॉलिक्यूल मिल रहे हैं उसको टकराने के लिए, आयंस मिल रहे हैं, उनसे टकरा रहा है बस, उसके अलावा बिल्कुल फ्री पाथ पे चल रहा है। तो यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूं कि उस जो टाइटली पैक्ड मेटल जिसको हम समझते हैं उसके अंदर बहुत सारी फ्री स्पेस होती है, बहुत जगह होती है उसके अंदर। कैसे, क्योंकि जैसे हम जिसको मॉलिक्यूल का, इमेजिन करो कि ये एक एटम है, ठीक है। अब उस इतने बड़े एटम के अंदर जो उसका मास होता है ना सारा, वो तो खाली एक पॉइंट पर होता है। ये भी बहुत बड़ा हो गया, ये जो पॉइंट लगाया मैंने, ये भी इसके कंपैरिजन में बड़ा हो गया। इससे भी छोटा, मतलब 10,000 टाइम्स स्मॉलर होता है न्यूक्लियस, जिसमें उसका सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो एटम से एटम बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। तो देखो उस एटम के अंदर कितनी खाली जगह है, ये पूरी जगह इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है चलने के लिए, बिल्कुल फ्रीली। और दूसरी बात ये कि जो इलेक्ट्रॉन की पिक्चर हमारे माइंड में बैठी हुई होती है, जो अपने छोटी क्लास से अपन इलेक्ट्रॉन जब इंट्रोड्यूस होता है तो उसको में से पार्टिकल की तरह हमको सिखाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कोई पार्टिकल है ही नहीं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, है ना, वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल जैसा बिहेव नहीं करता है, वो एक वेव पैकेट है, ठीक है। पार्टिकल ना तो इलेक्ट्रॉन वेव है ना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है।
ठीक है, उसके होने की हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, हम पोजीशन उसकी नहीं बता सकते, ना उसकी बता सकते हैं कि वो कितनी वेलोसिटी से किस पॉइंट पर चल रहा है। ठीक है, तो वो पिक्चर अपने माइंड में रखें कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से रैंडम मोशन करता है। ठीक है, अब जब करंट फ्लो होगा तब क्या होगा, ये तो हमने देखा कि जब करंट फ्लो नहीं होता है उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसे हो रही थी। जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, उस सिचुएशन को हम देखें कि सपोज एक वायर है, ये एक में नॉर्मली वायर कैसा होता है, एक सिलिंड्रिकल होता है, तो ये एक वायर है, सपोज ये अपना एक वायर ले लिया मैंने, ठीक है, ये वायर है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने एज्यूम कर लिया ए है, इस वायर की लेंथ ए है। अब हम इसके इस एंड को हम पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखते हैं, इसको नेगेटिव पोटेंशियल पर, मतलब एक एंड को हम हाई पोटेंशियल पर रखते हैं और दूसरे एंड को लो पोटेंशियल पर। ठीक है, ये हाई और लो होता है एक्चुअल में, पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो क्या होगा, इस वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा E = V/L। ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस, L लेंथ के अक्रॉस लगाएंगे तो इस पूरी L लेंथ के वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E। ये एक सॉलिड कंडक्टर है, इसके अंदर E इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। अब यहाँ एक और कंफ्यूजन हो सकता है किसी को, उसकी भी अब बात कर लेते हैं साथ साथ। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, बट वहाँ केस था स्टैटिक सिचुएशन का, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी, वहाँ चार्ज का फ्लो नहीं था, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते थे, जहाँ है वहीं थे। यहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव करेंगे इसमें, इसलिए यहाँ वो केस लागू नहीं होगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। ठीक है, एक वायर में जब करंट फ्लो होता है ना, तो उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कोई इलेक्ट्रॉन है ना, हालांकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं होता है, पर हम समझने के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज है इसका, एम मास है इसका, तो इस पर फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फील्ड के अपोजिट, है ना, F = -E × E, है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये माइनस लगा देंगे, और ये फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये फोर्स की वजह से क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन इधर चलना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, है ना, इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में चल रहा होगा और उस पर उसकी मोशन के अलग किसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फोर्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ फिजिक्स के मोशन के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ। फिर से 11th में सब बातें हमने पढ़ी थी, मैं फिर से रिवाइज करवा दूँ कि फोर्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी का होना कंपलसरी नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन में कौन होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस पर अप्लाई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा होने से क्या होगा, उसका पाथ कर्व्ड पाथ हो सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से ध्यान रखना कि जब करंट फ्लो नहीं होता है तब फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करते हैं बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, और जब करंट फ्लो होता है तब उनका पाथ कर्व्ड पाथ हो सकता है। देखो कैसे, सपोज एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हुआ, तो अब वो क्या होगा, यूं चलते 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 वो इस तरह का पाथ होगा, फिर इधर आ जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था इस डायरेक्शन में, और जैसे ही हमने करंट फ्लो ना स्टार्ट किया तो उसका पाथ कैसा होगा, वो ऐसा होने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे जा रहा था तो उसका क्या होगा, उसकी स्पीड कम होती जाएगी, फिर रुक जाएगा और फिर वापस वो ऐसे चलना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ऐसे मान लो कि ऐसे जाता हुआ किसी से टकराया, ये इलेक्ट्रॉन टकराया, टकरा के वो इधर जाने लगा, तो फिर क्या होगा, उसका ऐसे चलेगा, फिर टकराया, फिर टकरा के इधर जाने लगा होगा तो ऐसे चलेगा। तो इस तरह से एक नेट मोशन जो होगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और वेलोसिटी भी उसकी चेंज होती जाएगी, एक्सेलरेशन की वजह से इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे ही वो कोलिजन होगा रेस्ट में आ जाएगा, फिर किसी भी डायरेक्शन में चलेगा तो उसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ना स्टार्ट होगी, फिर एक किसी सर्टेन वैल्यू तक पहुंचेगी, फिर कोलिजन होगा, फिर जीरो हो जाएगी। इस तरह से वेरिएबल वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी उसकी चेंज होती जाएगी। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अलग अलग मेटल में अलग अलग होते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी से चलते हैं।
इन सारे इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी वो एक सर्टेन एवरेज वेलोसिटी से होगी। उस एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें तो उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको हम क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको हम डिनोट करेंगे v के साथ छोटा सा d लगा के। ये vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? एक एवरेज वेलोसिटी विथ विच ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हेन करंट फ्लोज इन अ वायर। ठीक है, करंट फ्लो होता है तो एक इलेक्ट्रॉन का ग्रुप एक एवरेज वेलोसिटी से चलता है। कोई इधर जा रहा है, टकरा रहा है, कोई इधर जा रहा है, फिर चलना शुरू हुआ, बट एक नेट फ्लो जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के ग्रुप का एक एवरेज वेलोसिटी होगी। जैसे कोई भीड़ चलती है ना, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, बट नेट फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना। और यहाँ ये एवरेज वेलोसिटी जो होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बहुत कम होती है, फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड की होती है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है ना। दो तीन जो टेक्निकल टर्म यहाँ पर आई, तो फ्री पाथ है ना, पाथ जो करंट फ्लो नहीं होता है तब की बात होती है वो। और बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगेगा ना उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम एंड इट विल बी डिफरेंट बिटवीन फॉर डिफरेंट कोलिजन्स। ठीक है, तो उन सबका हम एवरेज निकाल लेंगे, दैट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम है ना। इसी तरह से मीन फ्री पाथ, इन्हीं सब टर्म का यूज़ हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में भी किया था 11th में। तो वही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जैसी थ्योरी हम इसमें अप्लाई करेंगे। और हम यहाँ अब करते हैं इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन हम देखेंगे यहाँ पर। तो रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो उसके लिए हम एज्यूम कर लें के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, वायर की थिकनेस कितनी है, वायर की लेंथ कितनी है, और वायर कौन से मटेरियल का है ना। तो उस पर डिपेंड करेगा एन, वायर के मटेरियल पर कि कौन से मेटल का वायर है। तो अलग अलग मेटल में यह फिक्स होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम बी एन। ठीक है, क्लियर है? व्हाट इज एन? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ले लिया तो वायर की लेंथ क्या है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, उस पर यह डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये टोटल। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में एन है, ये डिपेंड करेगा अलग अलग मेटल पर है ना, कौन से सब्सटेंस का वायर है, कौन से मेटल का वायर है, उसके लिए अलग होगा है ना। किसी न्यूमेरिकल में हमको ये गिवन रहेगा, ये हम इजीली निकाल पाएंगे इसको। अब देखो ये रिलेशन डिराइव करने के लिए हम ये मान लें कि ये जो वायर है एल लेंथ और ए क्रॉस सेक्शन एरिया का, इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम निकालें, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर है ना। इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में एन है, तो इस वायर का वॉल्यूम कितना होगा, ए एल क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये होगा वॉल्यूम है ना। पाई आर स्क्वायर एल होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर की जगह तो हमने ए ले लिया, सर्कुलर एरिया इसका, इंटू एन, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के अंदर। इतना क्लियर है? एल लेंथ और ए क्रॉस सेक्शन एरिया के वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब टोटल चार्ज कितना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इस वायर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो मूव होता है, मूवेबल चार्ज कौन सा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे नहीं इसमें। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है स्मॉल ई, तो ये हो जाएगा अपना ए एल एन ई, ये हो जाएगा चार्ज, इतना चार्ज इसके अंदर है। ओके, अब करंट फाइंड करना है आप लोगों को, तो करंट इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। अब ये क्यू क्या है और टी क्या है इसको समझो।
क्यू है इस वायर के अंदर, ये जो वायर हमने लिया है इस पूरे वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो मूवेबल है, और टी टाइम है जिसमें ये फ्लो होता है। फ्लो होके कहाँ जाएगा, ये सारा चार्ज, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकल जाएंगे। वो टाइम कब बाहर निकलेंगे, जब ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन, इस एंड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, वो टाइम है ये टी, है ना। जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, तो वो टाइम अपना टी है। तो इतनी देर में ये सारा चार्ज, क्यू चार्ज पूरा यहाँ से मूव हो जाएगा। तो क्यू तो हमने निकाल लिया, अब हमको निकालना है टी, है ना। अब टी कैसे निकालेंगे, देखो इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, एल, जो इसकी लेंथ है। तो और वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से चल रहा है, अब एक एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमको पता नहीं है, हम ले लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो पूरे ग्रुप की है वही वेलोसिटी हम इसकी भी एज्यूम करें, ठीक है। इतने में कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो लाइव चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम में डिफरेंस आता है, लगभग 20 सेकंड का, मैं जो बोल रहा हूँ वो अब तक थोड़ा सा देर से पहुँच रहा है, तो आप लाइव चैट में क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्या डाउट है वो उसको मैं कवर कर लूँगा। ओके, अब देखो टी क्या होगा, एल लेंथ है ना, ये वापस देखते हैं इसकी, ये एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, तो टाइम इक्वल टू वेलोसिटी, हम हमारी वी डी है ना, एवरेज वेलोसिटी वही हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ले लेंगे, तो इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी वी डी देन टी इक्वल टू, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस है हमारी एल अपॉन वेलोसिटी कितनी होगी वी डी। तो ये जो अपना इक्वेशन 1 है, इसमें हम Q और इसकी वैल्यू रख सकते हैं ना। तो इक्वेशन 1 में हम वैल्यू रखेंगे इसकी, बाय पुटिंग इन 1 वी गेट I इक्वल टू, देखो ए एल एन ई अपॉन एल अपॉन वी डी। तो देखो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और I इक्वल टू ए एन ई तो है ही सही, और ये वी डी आ जाएगा ऊपर, ये वी डी। तो इसको थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगे इस तरह से मैं अरेंज कर देता हूँ, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, इसको हम क्या लिख देंगे, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। तो ये बोलने में अच्छा जम जाएगा, ये एक तरह से रट लेना है इस फॉर्मूले को, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आगे के डेरिवेशंस में इसका हम यूज़ करेंगे। I इक्वल टू एन ई ए वी डी, फिर से रिकॉल कर लो ये क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। I अपना करंट है, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। E is constant charge of electron, A is cross section area of the wire, and Vd is drift velocity. हाँ, there is some question, Q कैसे आया, ओके ठीक है, तनय ने पूछा है Q कैसे आया। हाँ हाँ तनय, देखो ये वापस मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, Q क्या है अपना, टोटल चार्ज। देखो इस वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, Q क्या है, अपना चार्ज है जो मूव हो रहा है इसमें। अब ये मूव कौन हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो अपना Q है ना, Q बाई टी, मतलब जो चार्ज मूव हो रहा है कि टी टाइम में कितना चार्ज एक प्लेस से पास हुआ। I इक्वल टू क्यू बाई टी को समझो, Q क्या है, यहाँ पर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया हमने वायर पे लिया कि उस क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में कितना चार्ज पास हुआ, वो है अपना Q। तो वो क्रॉस सेक्शन में ले लूँ ये वाला सरफेस अपना, ये वाला सरफेस दिख रहा है, ठीक है, लास्ट एंड ऑफ वायर, इसको हमने ले लिया, यहाँ से Q चार्ज टी टाइम में पास हुआ। तो Q चार्ज कौन सा है,
ये जो एल लेंथ का वायर था इसके अंदर जितना चार्ज था, जितना चार्ज मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, वो टी टाइम में यहाँ से पास हुआ। जब इस एंड का इलेक्ट्रॉन इस एंड तक आ गया तो यहाँ सारा जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे पूरे वायर में सारे के सारे यहाँ से बाहर चले गए। बाहर चले गए मतलब वायर के नेक्स्ट पार्ट में चले गए, है ना। बाहर मतलब एकदम हवा में वायर से बाहर तो जाएंगे नहीं, है ना। ये एक वायर का टुकड़ा, मतलब हमने क्या किया है यहाँ, एक चीज़ और समझना है कि ये वायर एक इतना सा बड़ा टुकड़ा नहीं है, ये तो हमने कंसिडर किया है। वायर तो आगे पीछे भी है ना, तभी तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है ना। एक वायर का टुकड़ा लेके हम इसमें तो करंट फ्लो नहीं कर सकते, आसपास वायर और भी तो लगाना पड़ेंगे हमको, है ना। तो मतलब यहाँ से ये वायर का एक पूरा वायर तो बड़ा बड़ा है, उसका एक पीस एल लेंथ का हमने कंसिडर किया है, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। तो इस एल लेंथ के वायर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज था वो है अपना क्यू, और वो कितना होगा, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पीस ऑफ वायर इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, ए एल एन, है ना, वॉल्यूम इनटू एन, where n is number of free electrons in per unit volume। तो यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस वायर का वॉल्यूम कितना है, AL। ठीक है, AL वॉल्यूम कैसे हुआ ये तो क्लियर है ना, वही पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह L है, सिलेंडर का वॉल्यूम, है ना। वायर हमने सिलेंड्रिकल शेप का लिया है, और A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर जैसा A है, तो AL इंटू एन इंटू ई, ये हो जाएगा हमारा चार्ज। क्लियर, ये अपना चार्ज हो गया। तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी में क्यू की वैल्यू थी, रख देंगे, क्लियर है। अब टी देखो, टी के लिए हम लेंगे डिस्टेंस इक्वल टू या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, एल, वहाँ से निकले तो एल डिस्टेंस, वायर के जो आखिरी एंड वाले इलेक्ट्रॉन थे वो पूरे वायर को क्रॉस करके जाने वाले हैं, मतलब एल डिस्टेंस ट्रेवल करी। एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की हमने वी डी ली है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी आ जाएगा। इसको हमको रखना है सिर्फ क्यू अपॉन टी में, ठीक है। तो एल से एल कैंसल, वी डी ऊपर आके ये बन गया। तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बस एक ध्यान रखना है कि एस क्रॉस सेक्शन और एल लेंथ का वायर लेना है, उसमें टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, और उसमें ई का मल्टीप्लाई करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज निकालना है, वो होगा क्यू। ठीक है, तो दो स्टेप अपनी है इसमें, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकालना है क्यू, और उसको आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी में पुट करना है। तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारा करंट और इसमें। तो ये तो अपना बेसिक मैकेनिज्म हुआ करंट फ्लो का, कि एक वायर में करंट फ्लो होता है तो क्या क्या चीज़ें होगी। इतनी बात क्लियर है सबको। अब जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ओम्स लॉ, उस पे आने वाले हैं। ठीक है, सबसे बेसिक चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी की ओम्स लॉ। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर दूं। ओम्स लॉ बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी में हर जगह एकदम फंडामेंटल चीज़ है, बिना ओम्स लॉ के हम करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं चला सकते। बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ही सिंपल है, 10th में भी सब पढ़ चुके हैं, तो उसको हम थोड़ा सा 12th स्टैंडर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज साइमन ओम ने एक एक्सपेरिमेंटल लॉ दिया, एक्सपेरिमेंट करके उसने निकाला। तो हम ओम्स लॉ समझने से पहले इसको देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्म देखते हैं इसका, कि हम कैसे वेरीफाई करेंगे ये है क्या चीज़ एक्चुअल में, है ना। एक सर्किट बनाता हूँ मैं, देखो ये सेल या बैटरी हमने ली, है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल और उसका ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब इस सेल से जो करंट फ्लो होगा उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ लगाते हैं एक एमीटर, और यहाँ मैं लगा देता हूँ एक रियोस्टेट। रियोस्टेट एक वेरिएबल रजिस्टर है, और ये अपना एक वायर है, एक्सपेरिमेंटल वायर, जिसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए मैं लगाता हूँ V। ये 10th में पढ़ा होगा, है ना। यहाँ अभी हालांकि हमने ये सब चीज़ें रियोस्टेट रेजिस्टेंस वगैरह हम अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पर देखो मैं इससे ओम्स लॉ स्टार्ट करता हूँ।
ये अपना एक वायर है, एक्सपेरिमेंटल वायर, ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट इस पर कर रहे हैं, इस वायर में हम करंट फ्लो कर रहे हैं। इस बैटरी से हमने क्या किया, इस वायर में करंट फ्लो किया, और कितना करंट फ्लो हुआ वो मेजर किया इसने, एमीटर ने, आई, और इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया वो V इस वोल्ट मीटर ने मेजर किया, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो है ये है अपना रियोस्टेट, इसको हम सिंबल में RH लिखते हैं। ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, इससे हम इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक रीडिंग नोट कर लेंगे एमीटर की और वोल्टमीटर की, करंट इतना है, वोल्टेज इतना है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस रियोस्टेट की वैल्यू सेट करके इस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाले, इस वायर में फ्लो होने वाले करंट को इंक्रीज करते हैं। क्या चेंज कर रहे हैं हम, करंट, करंट बढ़ा रहे हैं इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे बढ़ा रहे हैं, यहां से हम इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। जैसे सबने देखा होगा अपना रेगुलेटर होता है ना फैन का, फैन के रेगुलेटर से हम फैन की स्पीड कम करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, तो स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहां से हम करंट को ज़्यादा अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो वही काम ये कर रहा है, यहाँ पर करंट बढ़ा रहा है, करंट बढ़ेगा तो यहाँ हम देखते हैं कि इस वोल्टमीटर की रीडिंग भी बढ़ेगी। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जैसे जैसे हम इस वायर में फ्लो होने वाला करंट बढ़ाते हैं, इसके दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकला कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उस वायर के अक्रॉस वो उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये एक स्टेटमेंट यहां से समझ में आया। ये अपने इस एक्सपेरिमेंट से हमने कंक्लूजन निकाला, हम करके देखते हैं, 10th में सबने किया होगा, 12th में भी करेंगे इसको। तो इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये निकला कि हमने इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं किया, हमने चेंज क्या किया, करंट चेंज किया, और करंट चेंज किया तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ। अब प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है कि हम करंट डबल कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाता है, करंट हाफ कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हाफ हो जाता है, करंट 3 टाइम्स कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। इसमें एक्चुअल में हम करते क्या है, ग्राफ प्लॉट करते हैं V वर्सेस I, और वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, हम एक ये ग्राफ बनाएंगे इस तरह का, ये एक अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस। अब एक कंफ्यूजन यहाँ ये भी रहता है कि करंट को कौन सी एक्सिस पर लेते हैं और वोल्टेज को कौन सी एक्सिस पर लेते हैं। तो जनरली जिसको हम चेंज कर रहे होते हैं, जिसको हमने मैन्युअली चेंज किया है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेते हैं हमेशा। जैसे देखा होगा टाइम को हमेशा हम इस एक्सिस पर लेते हैं, ठीक है। तो इस पर हम लेंगे करंट को, क्योंकि करंट को हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ हमने इस वायर में फ्लो होने वाला करंट चेंज किया है। तो जैसे जैसे हम करंट चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग V चेंज होगा, V उसका फंक्शन है, V डिपेंड कर रहा है उस पर, ठीक है। तो एक्चुअल तरीका ये है कि वर्टिकल एक्सिस पर हम पोटेंशियल को लेंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर करंट को लेंगे, और उनका जो ग्राफ होगा वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाता है, दो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, इसका मतलब उनके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास होगा, ये कंपलसरी है। ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी तो ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो अपना ओम्स लॉ का स्टेटमेंट यहाँ से क्या बन जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट व्हेन फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज। ये और स्टेटमेंट उसके साथ लगता है, फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज। ये प्रोपोर्शनल तभी तक प्रोपोर्शनल रहेगा जब तक कि फिजिकल कंडीशंस में इस वायर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो, ठीक है। इस वायर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, डेविएट हो जाएगा, तब ये प्रोपोर्शनल नहीं रह पाएगा। तो फिजिकल कंडीशन में एक चीज़ तो क्या आ गई, इसका टेम्परेचर उस वायर का, दूसरा उस वायर की लेंथ, वो तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में चेंज हो ही नहीं रही है, वायर जो है वो फिक्स है। उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई वायर की थिकनेस भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, वायर वही लगा हुआ है, और ना वो उस वायर का मटेरियल चेंज कर रहे हैं हम, वायर जिस मटेरियल का, जिस मेटल का वायर है, जिस मेटलोइड का वायर है वही लगा हुआ है। तो फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या है कि तो वो वायर चेंज नहीं हो, है ना, जिस मेटल का या जिस मटेरियल का वायर है वो वही रहे, उसकी लेंथ चेंज नहीं हो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं हो, और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें अनचेंज रहे तो ये V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा। दिस इज ओम्स लॉ। अब इस प्रोपोर्शनल को जब हम रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा R, है ना। ये कंफ्यूजन एक होता है कि I इज प्रोपोर्शनल टू V कि V इज प्रोपोर्शनल टू I,
है ना। तो यहाँ से ये बात क्लियर कर देना कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, है ना। I इज प्रोपोर्शनल टू V भी हम ले सकते हैं, बट वहाँ कांस्टेंट फिर 1/R लेना पड़ेगा। और क्यों V प्रोपोर्शनल टू I, इसके लिए मैंने इतनी सारी बात बता दी कि इस एक्सपेरिमेंट में हम चेंज किसको कर रहे हैं, करंट को चेंज कर रहे हैं, पोटेंशियल उसके साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो होने की वजह से प्रोड्यूस होता है। किसी वायर में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो होने की वजह से उसके एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। अब यहाँ पर फिर ये मामला आता है कि हमने स्टार्टिंग में तो ये पढ़ा था कि करंट फ्लो करने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम करंट फ्लो करने के लिए लगाते हैं उसका हम नाम अब चेंज कर देंगे, आगे उसको हम EMF कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में उसको हम पढ़ेंगे सेल वाले में, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस किसी वायर में करंट फ्लो करने के लिए हम अप्लाई करते हैं, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल में है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस, बट कुछ टर्म्स डिफाइन करने के लिए, आगे हमारी कुछ कन्वीनियंस रहे समझने के लिए चीज़ों को, इसके लिए हमने उसका नाम थोड़ा सा चेंज रखा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF हम शॉर्ट में उसको कहेंगे। और करंट फ्लो होने से उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। अब जो R आया, ये R अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, R इक्वल टू V/I, ये एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। दिस R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, दिस इज न्यू फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस्ड हियर, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर आई अपनी, रेजिस्टेंस। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस डिपेंड, R इक्वल टू V/I। यहाँ देखो रेजिस्टेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर डिपेंड नहीं करेगा। एक बात क्लियर माइंड में रखना, किसी वायर का रेजिस्टेंस, उस वायर के अक्रॉस हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है, कितना करंट इसमें फ्लो हुआ है, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। क्यों, फार्मूले में दिख रहा है ना कि R इज प्रोपोर्शनल टू V, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ये कोई कंफ्यूज हो सकता है इसको देख के, बट यहाँ माइंड में रखना है कि R इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स, कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि ये कभी चेंज नहीं होगा, वैसा वाला कांस्टेंट नहीं है। ये V और I के साथ कांस्टेंट है ना। हम I चेंज करेंगे तो V इस तरह से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा कि R की वैल्यू में चेंज नहीं हो, R कांस्टेंट रहे। तो ये R कांस्टेंट V और I के लिए है, सबके लिए नहीं है। सो दिस R इज रेजिस्टेंस, है ना, एक नई फिजिकल क्वांटिटी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो नॉर्मल मीनिंग ही है अपोज करना, है ना। किसी भी वायर की, किसी भी कंडक्टर की एक टेंडेंसी होती है कि वो नहीं चाहता है कि उसमें करंट फ्लो हो, करंट फ्लो को अपोज करता है। तो अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है उसका मेजरमेंट है रेजिस्टेंस। कोई कितना अपोज करेगा, कितना ज़्यादा अपोज करेगा करंट को, उसको हम मेजर करेंगे रेजिस्टेंस से, है ना। अलग अलग मेटल के वायर हों, उसमें हम करंट फ्लो करें तो सबका अपोजिशन अलग अलग होता है, कोई कम अपोज करता है, कोई ज़्यादा अपोज करता है, सबका अलग अलग होता है। तो हमको हर चीज़ को मेजर करना होती है ना फिजिक्स में, खाली कम ज़्यादा कहने से काम नहीं चलता कि ये कम है ये ज़्यादा है, इससे काम नहीं चलता। हम क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं कि कितना, तो ये अपोजिशन कितना है। सो मेजरमेंट ऑफ दिस अपोजिशन इज रेजिस्टेंस, दैट इज दिस रेजिस्टेंस, ओके। अब रेजिस्टेंस का यहाँ से हम यूनिट बना लेते हैं। न्यू फिजिकल क्वांटिटी जब इंट्रोड्यूस होती है तो हम उसको डिफाइन करते हैं, उसकी यूनिट बनाते हैं, है ना। तो डेफिनेशन तो हो गई, रेजिस्टेंस इज opposition offered by an conductor in flowing of electric current। अब यूनिट बनाएंगे इस फार्मूले से, R इक्वल टू V/I से। तो देखो यूनिट ऑफ R इक्वल टू यूनिट ऑफ V, यूनिट ऑफ V इज वोल्ट और यूनिट ऑफ I इज एम्पियर। सो वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड ओम, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। और ओम का एक सिंबल हम रखते हैं यहाँ पर, ओमेगा, ये सिंबल है इसका, ओम का सिंबल। रेजिस्टेंस का सिंबल R, ओम का सिंबल कैपिटल ओमेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये ओमेगा रेजिस्टेंस का सिंबल रहेगा। तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब देखो 1 ओम रेजिस्टेंस का मीनिंग समझो, उसको महसूस करो कितना होता है। हम किसी वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करें और उसके अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाए तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम। 1 एम्पियर करंट फ्लो करने से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाए तो उस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। तो ये 1 ओम की डेफिनेशन। अब यहाँ से
इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हम बना सकते हैं। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला अपॉन करंट का। अब देखो पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला, पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला मैं नहीं चाहता हूँ कि अपन रटें, उसको याद रखें, है ना, बनाना सीखो फटाफट, कुछ सेकंडों में हम बना सकते हैं। पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, और करंट की जगह मैं करंट लिख दूं आई। ठीक है, अब वर्क का डायमेंशनल फार्मूला तो सबको पता है ना, मैं वर्क को वर्क लिख दूं अभी, और Q इंटू आई। अब Q इक्वल टू होता है आई टी, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पर आई टी इंटू आई। ठीक है, अब वर्क के लिए वर्क का डायमेंशनल फार्मूला ये तो सबको याद होगा, पर नहीं भी याद हो तो ये याद रखना है, कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो हमको अच्छे से याद रखना है। ml2 t-2 अपॉन आई स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा a स्क्वायर और t का t। अब इसको हम अरेंज कर लें यहाँ पर, तो ml2, अब t की पावर हो जाएगी 2, ये t ऊपर जाएगा, t की पावर -3 हो जाएगी, और a की पावर हो जाएगी -2। ये बन जाएगा अपना रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला हमको कुछ सेकंडों में फटाफट बनाना आना चाहिए, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। किसी भी टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा के किसी इक्वेशन को, किसी फार्मूले को हम चेक कर सकते हैं करेक्टनेस। ठीक है, तो ऐसे कामों में ये अपने बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये तो अपना रेजिस्टेंस का काम हो गया पूरा। अब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। एक और क्वांटिटी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, कोई कितना गुड कंडक्टर है, तो कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, है ना, इसकी यूनिट ओम इनवर्स हो जाएगी, उसका उल्टा, ये ना कंडक्टेंस हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस का यूज़ क्या, देखो हम किसी भी पर्पस के लिए जब वायर लेते हैं या कोई भी मटेरियल चूज़ करते हैं, तो हम देखना पड़ता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होता है ना। अब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किसी वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसको हम पूरा डिटेल देख लेते हैं इसका। एक मिनट, इसको मैं अब रेजिस्टेंस के जो डिपेंडेंस है उसके लिए हम ओम्स लॉ को बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से डिराइव करेंगे। हमने जो बेसिक प्रिंसिपल अभी देखे थे उनसे हम डिराइव करेंगे, तो वहाँ से देखेंगे। अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कुछ क्वांटिटी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ अभी कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू L। कैसे पता चला ये हम बाद में देखेंगे, उसमें मैं वापस से इसको अपन डिराइव करेंगे एक एक चीज़ को, है ना। यहाँ एक सिंपल अपन कॉमन सेंस का यूज़ करें कि लेंथ जितनी ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है वो ज़्यादा अपोज करेगा, और थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वायर की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा, वायर का रेजिस्टेंस उतना कम होगा, है ना। तो ये दो चीज़ें हैं। अब इनकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम किसी मटेरियल को चूज़ करते हैं, कौन गुड कंडक्टर है, किसका रेजिस्टेंस कम है, तो वहाँ हमको देखना पड़ेगा कि उसकी लेंथ कितनी है, उसका थिकनेस कितना है। अलग अलग मटेरियल को हम कंपेयर करें तो हमको सेम लेंथ और सेम थिकनेस के टुकड़े लेना पड़ेंगे वायर के, है ना। हम कंपेयर करना चाहें कि एल्यूमिनियम का कितना है, आयरन का कितना है, कॉपर का कितना है, तो हमको उन सबके वायर चाहिएंगे सेम थिकनेस के और सेम लेंथ के। अब ये एक बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, एल्यूमिनियम का ज़्यादा है, क्योंकि हमको ये भी तो बताना पड़ेगा कि वायर कितनी लेंथ का है। जब हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो उसके साथ दो चीज़ें इंक्लूड होगी कि वायर का जिस वायर के रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं उस वायर की लेंथ कितनी है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। तो उसके लिए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ एक दूसरी क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। देखो इन दोनों को मिला के लिखें तो ये हो जाएगा L अपॉन A, और इस प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे तो यहाँ एक और कांस्टेंट लेंगे हम रो।
रो एल अपॉन ए, और यहाँ से ये जो रो है, रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। ये रो जो आया ये है रजिस्टिविटी। रो क्या है? रजिस्टिविटी। ये एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है और ना रो, आर नहीं, रो। रो को मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखूँ यहाँ पर। ये जो रो है इसको हम क्या कहेंगे? रजिस्टिविटी। और इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके दो नाम हैं, रजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका फायदा क्या, देखो इसको डिफाइन करने से क्या हुआ। ये रजिस्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगी? क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पर। किसी वायर की रजिस्टिविटी उसके क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी। इससे क्या होगा कि हम उस मटेरियल की बात कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगी उस वायर के नेचर पर कि वो कौन से मेटल का है, कौन से मटेरियल का है, तो उस पर डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो इसके डिपेंडेंस देखो, रेजिस्टेंस 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है और रजिस्टिविटी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। 4 फैक्टर्स, रेजिस्टेंस जिन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से यहाँ याद रख लेना इस बात को। ओके, रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंस है वो 4 फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। 1 is length, second is cross section area, net speed is very slow। सेकंड है अपना क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, यहाँ देख ही लिया हमने, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड है उसका नेचर, है ना, वायर कौन से मटेरियल का है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। और फिफ्थ है टेम्परेचर। इन 5 चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नेचर मीन्स डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा, और टेम्परेचर पर, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, इसका फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे कैसे होता है। प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, बस, ठीक है। तो टेम्परेचर, ये 4 चीजें थी जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता था। अब रेजिस्टिविटी के लिए ये 2 बचेंगे सिर्फ। रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी सिर्फ टेम्परेचर और नेचर पर, रेजिस्टिविटी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, जिससे कि हम डिफरेंट मटेरियल को कंपेयर कर पाएंगे कि किसकी रेजिस्टिविटी कम है, किसकी ज़्यादा है। ये एडवांटेज है रेजिस्टिविटी डिफाइन करने का, ये यूज़ है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों रेजिस्टिविटी डिफाइन करना पड़ी। अब यहाँ से रेजिस्टिविटी की यूनिट भी देख लो। यूनिट देखो, आर की यूनिट हो जाएगी ओम, ए की हो जाएगी अपनी मीटर स्क्वायर, और एल की हो जाएगी मीटर। तो मीटर से मीटर का स्क्वायर कैंसल, तो इसकी यूनिट बन जाएगी अपनी ओम मीटर। ये अच्छे से रट लो, ओम मीटर इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी हो जाएगा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा। स्पेसिफिक का मतलब देखो, है ना, स्पेसिफिक है वो, मतलब लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। इसको डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ से, देखो इस फार्मूले से, और प्रॉपर डेफिनेशन भी बनाना हो, देखो फिजिक्स में कोई डेफिनेशन याद नहीं करना पड़ती, बस फार्मूला याद रखो और डेफिनेशन बनाना सीखो, है ना। यहाँ कैसे होगा, इफ ए इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 1, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, और एल क्या हो, 1 मीटर। एक ऐसा वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ए 1 रख दें, एल को 1 रख दें, तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर। तो रेजिस्टिविटी उस वायर के रेजिस्टेंस को कहते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 हो और लेंथ 1 हो। सो यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहेंगे।
ओके।